ज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिः परं ज्योतिः दीपज्योतिः जनार्दनः दीपो हरतु मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योतिः प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योतिः नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिः प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिः नमोस्तुते या कुन्देन्दुतुषार हारधवला या कुन्देन्दुतुषार हारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वतीं भगवती निशेषजाड्यापहा शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमा आद्यां जगद्व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी भवयदा जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवती बुद्धिप्रदां शारदाम् हे हंसवाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति रे अम्ब विमलमति रे हे हंस
कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम मानवता का त्रास हरे हम सीता सावित्री दुर्गा माँ फिर घर घर भर दे। हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति रे अम्ब विमलमति रे। ब्रह्मनाथ स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। रत्नाकराधोत्पदां रत्नाकराधोत्पदां हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजशिरत्नाढ्यां वन्दे भारत मातरम्। ॐ देवो शान्तिः ॐ देवो शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मातृ प्रणाम 1 2 3। सभी को नमस्कार। मैं अपने क्षेत्रीय संगठन मंत्री भाई साहब और प्रदीप जी भारद्वाज जी भाई साहब और लक्ष्मण सिंह भाई साहब से आग्रह करता हूं मंच पर आसन ग्रहण करने की कृपा करें। वंदनीय मां शारदे, ब्रह्म व्याप्त ओम और जगत जननी भारत माता को नमन। सभी अधिकारीगण, संचालन टोली के पदाधिकारीगण और सदस्य, इस दक्षता वर्ग में आए सभी शिक्षार्थी, आप लोगों का भावराव देवव्रत सरस्वती विद्या मंदिर में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मंच के परिचय के लिए सबसे मेरी ओर आदरणीय श्रद्धेय डोमेश्वर साहू जी भाई साहब, आप संघ के प्रचारक हैं, मूलतः रायपुर
छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। आप 1985 में संघ प्रचारक बने। सबसे पहले रायपुर में तहसील प्रचारक रहे, उसके बाद जिला प्रचारक और 10 वर्षों तक आप विभाग प्रचारक सतना, रीवा, जबलपुर में रहे तथा इसके बाद 2001 में विद्या भारती में महाकौशल प्रांत में आप प्रांत संगठन मंत्री रहे। आपका केंद्र जबलपुर रहा। 2012 में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के आदरणीय क्षेत्रीय सह संगठन मंत्री रहे। आपका केंद्र प्रयागराज रहा। 2015 में पूर्वी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के ही आप क्षेत्रीय संगठन मंत्री रहे। इस बार आपका केंद्र लखनऊ रहा। 10 जून 2019 से आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री के नाते आप काम देख रहे हैं। आपका केंद्र गाजियाबाद है। आपका इस दक्षता वर्ग में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके स्वागत के लिए मैं अपनी मैनेजमेंट से केसी शर्मा जी जो अपने उपाध्यक्ष हैं, आपसे आग्रह करता हूं भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह विष्ट जी मूलतः उत्तराखंड के रहने वाले हैं। आप साहू जैन कॉलेज नजीबाबाद से प्राचार्य पद से अवकाश प्राप्त लेने के बाद आप वर्तमान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आपके स्वागत के लिए मैं मनोज जी से आग्रह करता हूं कि भाई साहब का स्वागत करने की कृपा करें। श्री प्रदीप भारद्वाज जी आप सीए हैं और प्रांतीय मंत्री हैं शिशु शिक्षा समिति में। आपके स्वागत के लिए मैं आनंद जी भाई साहब से आग्रह करता हूं। श्री शिव कुमार जी भाई साहब, आप क्षेत्रीय शिशु वाटिका प्रभारी हैं, विद्या भारती पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ में श्री प्रभात गुप्ता जी, आप क्षेत्रीय मानक परिषद SC/SQ के प्रभारी हैं। आपका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मनोज मिश्रा जी, आप प्रधानाचार्य हैं केशव माधव सरस्वती विद्या मंदिर ककोड़ तथा प्रांतीय प्रशिक्षण संयोजक भी हैं। जो दोनों वर्ग लगे हैं उन दोनों के आप संयोजक हैं। इस कारण सर्व वर्ग संयोजक के नाते आप काम देख रहे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथ में देवेंद्र शर्मा जी, आप प्रधानाचार्य सरस्वती शिशु मंदिर नोएडा तथा प्रांत के प्रशिक्षण सह संयोजक के नाते भी आप काम देख रहे हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री विशोक कुमार जी, आप प्रदेश निरीक्षक हैं भारतीय शिक्षा समिति में। इससे पूर्व अनेक विद्यालयों में आप प्रधानाचार्य रहे, लेकिन वर्ग के पर्यवेक्षक के नाते आप काम देख रहे हैं। आपका जो केंद्र है वो गाजियाबाद है। आपका ही बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री महेश चंद शर्मा जी, प्रांतीय शैक्षणिक प्रमुख हैं विद्या भारती मेरठ प्रांत, और इस वर्ग के पालक के नाते आप काम देख रहे हैं। आपका भी केंद्र गाजियाबाद है। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री हेमराज सिंह जी, प्रदेश निरीक्षक हैं जन शिक्षा समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश, केंद्र ग्राम भारती पिलखवा है। आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। श्री मदन पाल जी, आप प्रभारी हैं अंग्रेजी संभाषण केंद्र नोएडा के तथा साथ में प्रदेश निरीक्षक हैं शिशु शिक्षा समिति पश्चिमी उत्तर प्रदेश। आपका केंद्र नोएडा है। परिचय बहुत हैं। आगे के परिचय के लिए हम अगले सत्र में परिचय रहेगा। मैं एकल गीत के लिए अमित जी से आग्रह करता हूं। विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान, धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान।
इस धरा की गोद में संसार को संस्कृति मिली है, इस धरा की धवलता इस देश की जिंदा दिली है। सिंधु की हर लहर चरण पखारती, नदियाँ सदा श्रृंगारती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। चल दिया मानो सिकंदर इस धरा पर टेक घुटने, शत्रु की क्या जब लगेगा इस वतन का शौर्य जगने। कुपित हो जब मातृभूमि निहारती, रणचंडिका हुंकारती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, लक्ष्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को पुचकारती, हर पतित को है उद्धारती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। विश्व में गूंजे हमारी भारती, जन जन उतारे आरती। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। धन्य देश महान, धन्य हिंदुस्तान। उद्घाटन सत्र में हम सभी को मार्गदर्शन मिले, इसके निमित्त मैं आदरणीय क्षेत्रीय संगठन मंत्री डोमेश्वर साहू जी से आग्रह करता हूं कि हम सभी को आशीर्वाद रूप में कुछ जानकारी देने की कृपा करें। इस दक्षता वर्ग में मंच पर उपस्थित हमारे क्षेत्र के मंत्री डॉक्टर बिष्ट जी, शिशु शिक्षा समिति के प्रांत मंत्री श्रीमान प्रदीप भारद्वाज जी, इस विद्यालय के उपाध्यक्ष जी, वो स्वयं एक बड़े शिक्षा क्षेत्र में काम किए हुए हैं, एक शिक्षा शास्त्री हैं। हमारे तीनों प्रदेश निरीक्षक, सभी संभाग निरीक्षक और इस वर्ग के प्रशिक्षण में जो संचालन टोली है, ऐसे सभी संचालन टोली के सभी सदस्य और इस दक्षता वर्ग में आए हुए आचार्य, प्रधानाचार्य, बंधु भगिनी, क्योंकि मुझे ज्ञात हुआ है कि इस दक्षता वर्ग में प्रधानाचार्य भी आए हुए हैं, कई प्रधानाचार्य हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। सामान्य तौर पर तो दक्षता वर्ग हो जाने के बाद वो प्रधानाचार्य बनते हैं, लेकिन अनेक सारे वर्ग कर लिए होंगे और दक्षता वर्ग नहीं हुआ था, इसलिए प्रधानाचार्य बनने के बाद दक्षता वर्ग कर रहे हैं। हमारे यहाँ अनेक प्रकार के जो प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, इस प्रशिक्षण वर्ग के माध्यम से भी हमारी जो दक्षता है वो बढ़ती है। हमको जितनी जानकारी रहती है, कई बार वो वही जानकारी फिर से मिलती है, तो उसकी पुनरावृत्ति होती है, जिसको हम अभ्यास कहते हैं।
और बार बार जब अभ्यास करते हैं तो उसमें निखार आता है। आप सब लोगों ने सुना होगा, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान, है ना। अब आजकल तो कुआं नहीं है, कुएं में जो है ऐसे पत्थर लगे होते थे, घिरनी होती थी पत्थर के, और उसी में से ही बाल्टी नीचे जब रस्सी से डालते थे और खींचते थे तो बार बार उस रस्सी के रगड़ के कारण से पत्थर पर निशान आ जाते थे, पत्थर पर रेखाएं उभर आती थी। तो ये स्वाभाविक एक संस्कार है, जब बार बार हम किसी विषय को अध्ययन करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उसमें हमारा निखार भी आता है। और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का अपना एक विषय होता है और इसलिए उस विषय के अनुरूप हमको नई नई जानकारियाँ भी प्राप्त होती है। हम में से आज से कई लोग ऐसे होंगे जो 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले आचार्य हुए होंगे। उस समय और आज के समय में भी काफ़ी एक परिवर्तन आज दिखाई देता है। इसलिए जब दक्षता वर्ग करते हैं या कोई भी और ऐसे विशेष वर्ग करते हैं तो वर्तमान संदर्भ को ध्यान में रख करके वो विषय वस्तु भी निर्धारित करते हैं। तो संचालन टोली ने इस समय जो विषय का निर्धारण किया है उसके अनुरूप हम में से अनेक लोग उस विषय को जानते भी होंगे, तो भी इस पूरे वर्ग में और उसमें हम कैसे और उस ज्ञान को कुशलता में बदलेंगे, इस प्रकार के इस वर्ग में प्रयत्न करेंगे। चूँकि ये वर्ग का उद्घाटन सत्र है और प्रथम दिन है, तो प्रथम दिन होने के कारण से एक स्वाभाविक रूप से जो विषय जो मुझे दिया गया है कि जो विद्या भारती की विकास यात्रा है, कैसे प्रारंभ हुआ, वहाँ से लेकर के हम उसकी कुछ घटनाओं पर चर्चा करेंगे। ऐसे तो बहुत लंबी विकास यात्रा है, कोई एक सत्र में, 2 सत्र में, 3 सत्र में उसको पूरा करना संभव ही नहीं है। आप जिस विद्यालय में अध्यापक हैं उसी विद्यालय की विकास यात्रा लिखी जाए तो शायद बड़ी लंबी और उसकी एक सूची बन सकती है, श्रृंखला हो सकती है, अनेक उदाहरण होंगे, अनेक प्रसंग होंगे। तो चूँकि अपने वर्ग में एक समय का निर्धारण रहता है, उतने में कुछ विषय को रखना है, इसलिए कुछ बातें हम सब लोगों को समझना चाहिए। पहली बात तो ये कि जो भी आज हम सब लोग यहाँ विद्या भारती के रूप में देख रहे हैं, ये सब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देन है। क्योंकि आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था उस समय जो संघ के जो संस्थापक हैं, जिन्होंने संघ प्रारंभ करने के पहले ही और पढ़ाई करते करते समय भी, चूँकि वो एक देशभक्त थे, कट्टर देशभक्त थे, जन्मजात देशभक्त थे, उनके मन में एक प्रश्न अवश्य आता था कि आखिर हम इतने समय से गुलाम क्यों हैं? ऐसा क्यों होता है कि हमारा देश गुलाम होता है? बाकी लोगों ने उस पर विचार नहीं किया। बाकी लोगों ने आज़ादी के आंदोलन और उसके विभिन्न स्वरूप क्या हो सकते हैं इस पर विचार किया। इसलिए आप लोग देखते होंगे ना कि कई गर्म दल के नेता थे, उग्र दल के नेता थे, कोई मतलब शांति दल के नेता थे, अनेक प्रकार के लोग थे। और इसलिए देश को आज़ादी कोई एक मार्ग में चलने के कारण से मिली ऐसा नहीं है, अनेक लोगों के अनेक प्रकार के जो प्रयत्न हुए हैं उसके कारण से आज़ादी मिली है। तो ये आंदोलन तो चल ही रहा था, डॉक्टर साहब भी उसमें सम्मिलित हुए, कलकत्ता में भी जब पढ़ाई करने गए तब भी, और वहाँ से आने के बाद भी कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था नागपुर में उसके वो प्रमुख थे। लेकिन उन्होंने बड़े बड़े लोगों से ये पूछा, उस समय के जो नेता थे जिनके हाथ में नेतृत्व था, कि देश को तो आज़ादी मिल जाएगी लेकिन इसके बाद हमारा देश का स्वरूप कैसा होगा,
उसके बारे में हमने कोई विचार किया है क्या? तो सभी लोग इस बात से उसको और उनको झिड़क देते थे, ये क्या फालतू बातें करते हो, अरे पहले आज़ादी तो मिल जाए, जब आज़ादी मिल जाएगी तो देख लेंगे कैसे चलाना है। तो देश का स्वरूप कैसा हो, जब हम स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्वतंत्र भारत का स्वरूप कैसा होगा, हमारा देश कैसे चलेगा, इसके बारे में कोई विचार नहीं करता था। एक तात्कालिक विचार था कि अंग्रेज यहाँ से जाना चाहिए, इन के इन प्रकारेण, उसके लिए ही आंदोलन चलते थे। लेकिन डॉक्टर साहब ने दूसरा विचार किया कि हम इस प्रकार के स्थायी सोच करें, स्थायी व्यवस्था बनाएं कि देश को दोबारा कोई गुलाम बनाने के लिए न सोच सके, हमारा देश दोबारा गुलाम न बने। और 1925 में संघ की स्थापना हो गई। अब संघ की स्थापना 1925 में हुई और आज़ादी 1947 में मिली। तो हम सोच सकते हैं कि आज़ादी के पहले ही और डॉक्टर साहब के मन में जो विचार आया था कि देश किस प्रकार का होना चाहिए, यहाँ का रहने वाला जो समाज है, ये जो समाज है वो राष्ट्रभक्त होना चाहिए, उनके अंदर राष्ट्रीय चारित्र का निर्माण होना चाहिए, इसलिए देशभक्त नागरिक होना चाहिए। और देशभक्त नागरिक होने के लिए उनके अंदर अपने देश के इतिहास, अपने देश के महापुरुष, हमारे देश के और जो जीवन दर्शन है, जीवन पद्धति है, इनसे ही उनको अवगत कराना चाहिए। और इसलिए संघ की शाखा प्रारंभ की, अच्छे राष्ट्रभक्ति के गीत है, खेलकूद है, ऐसे अनेक माध्यम, एक साधन हो गया वो लक्ष्य नहीं था, वो एक साधन था लोगों को साथ में लाने के और अच्छे देशभक्त निर्माण करना है। अब ये सब होते होते फिर ये स्वाभाविक रूप से किसी भी देश में वहाँ के जो नागरिक हैं उसका निर्माण कहाँ से होता है, तो उसका जो केंद्र है वो शिक्षा है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हमको एक श्रेष्ठ देश का निर्माण करना है, शब्द प्रयोग करते ना, परम वैभवम नेतुमेतस्व राष्ट्रम, श्रेष्ठ देश निर्माण करना है, तो श्रेष्ठ देश का निर्माण करना है तो श्रेष्ठ नागरिक का निर्माण करना पड़ेगा। और नागरिक निर्माण का जो केंद्र है वो शिक्षा है। और इसलिए इस शिक्षा के क्षेत्र में हमको जाना चाहिए, ऐसा एक विचार है। क्योंकि हमारे देश में शिक्षा के जो केंद्र है, शिक्षा व्यवस्था हमारे देश की बहुत सुदृढ़ रही है अंग्रेज़ों के पहले। कई बार लोगों ने एक वो बना लिए धारणा कि अंग्रेज़ों ने आकर के हमारी जो शिक्षा पद्धति है, ये जो आज का जो स्वरूप है, उन्होंने अच्छी शिक्षा सभ्यता सिखाने का काम किया। वास्तव में हमारे देश में 1884 के पहले 7.5 लाख और शिक्षा के केंद्र थे। अलग अलग नाम थे, गुरुकुल के नाम से थे, एकल विद्यालय के नाम से थे, आश्रमशाला के नाम से थे, विद्यापीठ के नाम से थे। ऐसे 7.5 लाख हमारे और ये केंद्र थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे अंग्रेज़ों की जिस प्रकार की नीति बनी, तुमको ये पढ़ाना है, तुमको ये नहीं पढ़ाना है, तुमको अंग्रेजी पढ़ाना पड़ेगा, संस्कृत को जो विद्यालय थे उनको अनुदान देना बंद हो गए। ऐसे अनेक कारणों से फिर, और उनके मन में एक इच्छा ये भी थी कि यदि इनके गुरुकुल चलेंगे, इनके आश्रम चलेंगे, इनके विद्यालय चलेंगे, तो इसमें से जो देशभक्त निर्माण होंगे। और अंग्रेज़ों का एकमात्र उद्देश्य था कि देशभक्ति की बात करने वालों को तो प्रताड़ित किया जाता था। आप सब लोगों ने अनेक जो क्रांतिकारी हैं उनके बारे में आप लोगों ने सुना है, पढ़ा है, आप लोग पढ़ाते भी हैं। तो शिक्षा का एक स्वरूप भारत में था पहले से, इसलिए संघ के कार्यकर्ताओं ने भी विचार किया कि शिक्षा क्षेत्र में हमको कुछ करना चाहिए। तो सबसे पहले तो नागपुर में ही, जिस समय डॉक्टर हेडगेवार जी जीवित थे, 1933 में ही एक नवयुग विद्यालय इस नाम से एक विद्यालय उन्होंने प्रारंभ किया। स्वयं डॉक्टर हेडगेवार जी उसके प्रबंधक थे। बाद में लंबे समय तक डॉक्टर जी के जीवित रहते ही हुए ही, क्योंकि बाला साहब देवरस जी को उनके
प्रबंधक बनाए और लंबे समय तक वो इसके प्रबंधक रहे। कहीं पर भी देश में से इधर उधर से प्रवास करके आते थे तो उस विद्यालय की थोड़ी पूछताछ देख रेख करते थे, उसकी व्यवस्था बनाने का प्रयत्न करते थे। नागपुर में एक महल करके स्थान है, महल जो नागपुर गए होंगे उनको मालूम होगा, जिन लोगों ने संघ शिक्षा वर्ग किया होगा या जो संघ के इतिहास भी पढ़ते होंगे उनको भी कहते हो कि सबसे पहली शाखा महल में लगी। महल एक मोहल्ला का नाम है। फिर बाद में 1946 में कुरुक्षेत्र में परम पूजनीय श्री गुरु जी जो संघ के द्वितीय सर संघ चालक थे, उन्होंने 1946 में एक विद्यालय की नींव रखी कुरुक्षेत्र में, जिसका नाम श्रीमद् भगवद गीता विद्यालय। वो विद्यालय आज भी है। तो सोचना प्रारंभ तो हो गया था कि हमको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, लेकिन एक विधिवत संघ की योजना से और एक शुभारंभ करना, ऐसा भी विचार उसमें नहीं आया था। जैसे नागपुर के कार्यकर्ताओं ने विचार किया होगा, वैसे ही कुरुक्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने विचार किया। इसलिए परम पूजनीय श्री गुरु जी का जब वहाँ प्रवास था तो उनको भूमि पूजन के लिए कहा, उन्होंने भूमि पूजन किया। वो विद्यालय चल रहा है, अच्छा चल रहा है। फिर 1952 में प्रयाग में संघ शिक्षा वर्ग चल रहा था। उस संघ शिक्षा वर्ग में ही एक विचार हुआ, क्योंकि उस समय संघ शिक्षा वर्ग एक प्रशिक्षण तो होता ही था, लेकिन हमारे पूरे देश में या हमारे क्षेत्र में ऐसे और कौन कौन से और कार्य है जिसको प्रारंभ करना चाहिए, जिसके कारण से समाज में और जागरण हो। ऐसे अनेक चिंतन तो होता ही था। तो उसी में से ही एक विचार आया कि हमको अपने विद्यालय भी प्रारंभ करना है। तो उसी संघ शिक्षा वर्ग में ही जो साकेत, आज का जिसको अयोध्या कहते हैं, वहाँ के जो एक प्रचारक रहे श्री कृष्णकांत वर्मा जी, वो भी प्रचारक थे और वहाँ शिक्षक करके गए थे संघ शिक्षा वर्ग में। उनको बुला करके कहा कि तुम एक काम करो, तुम गोरखपुर जाओ और गोरखपुर में जाकर के संपर्क करना प्रारंभ करो, वहाँ पर हमको अब विद्यालय प्रारंभ करना है। तो उस समय जो चूँकि पूरा उत्तर प्रदेश एक प्रांत था, उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ऐसे मिला करके, तो उस समय माननीय भावराव जी द्विरस प्रांत के प्रांत प्रचारक थे। गोरखपुर के विभाग प्रचारक रहे उस समय। एक वर्ष पहले ही चूँकि उनको जनसंघ में भेज दिया था माननीय नानाजी देशमुख, और उस समय जो विभाग प्रचारक थे, तत्कालीन विभाग प्रचारक कह सकते हैं, वो कृष्णचंद्र जी गांधी, ये तीनों ने योजना बना करके, और जून में जैसे संघ शिक्षा वर्ग समाप्त हुआ और समाप्त होने के बाद फिर वो गोरखपुर गए। गोरखपुर में कृष्णकांत वर्मा जी को पहले भेज ही दिए थे, और इसलिए उनसे जो संपर्क हुआ था कार्यकर्ताओं की, फिर बैठक हुई। बैठक में से विचार आया कि हमको शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है, इसलिए आज हमको विद्यालय प्रारंभ करना है। तो विद्यालय प्रारंभ करने के लिए और योजना बनी, स्थान देखे गए, सारे स्वयंसेवकों ने विचार किया, स्थान दे करके उसकी साफ सफाई, और ऐसे एक प्रकार से एक विद्यालय प्रारंभ हो गया। 1 जुलाई 1952 को विद्यालय प्रारंभ हो गया। विद्यालय प्रारंभ हुआ, उसका नामकरण के बारे में विचार हुआ, इसको क्या करना चाहिए। तो चूँकि शिक्षा की जो देवी है वो विद्या की देवी माँ शारदा है, सरस्वती है, और इसलिए हमको सरस्वती नाम रखना चाहिए। और उस में जो शिशु है, शिशु ही उसके भगवान होंगे, इसलिए। और शिशु शब्द भी जोड़ा और मंदिर, विद्यालय ना बोल करके मंदिर बोला गया। ऐसे सरस्वती शिशु मंदिर ये पहला प्रारंभ हो गया। स्वाभाविक रूप से संघ का जो कार्य का विस्तार तो था ही, उत्तर प्रदेश में अनेक और प्रदेशों में हो गया था। तो फिर ये चर्चा प्रारंभ हो गई कि संघ ने विद्यालय प्रारंभ किया है। देखने के लिए कई लोग गए,
तो उसमें जो उत्तर प्रदेश का ही एक ललितपुर जिला है, ललितपुर में एक मदनपुर करके स्थान है। आप में से शायद पुराने लोग हैं वो जानते होंगे कि जैसे यहाँ पर तेजपाल जी सेठी थे, वैसे संपत सिंह जी वहाँ उधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि हमको कहा कि वहाँ जा कर के देख कर के आओ। फिर गए, फिर उसके बाद वहाँ से आने के बाद एक दूसरा विद्यालय वहाँ प्रारंभ हो गया। तीसरा विद्यालय आपका यहीं पास में ही हापुड़ है। फिर यहाँ के कार्यकर्ताओं ने विचार किया और हापुड़ में भी प्रारंभ हो गया। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ये जो रामपुर का विद्यालय है उसके बाद रामपुर शुरू हो गया। ऐसे धीरे 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 अपने उत्तर प्रदेश में भी फिर और बाकी प्रदेशों में भी प्रारंभ हुआ। मुझे मध्य प्रदेश का मालूम है कि 1959 में रीवा में वहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर शुरू हुआ। ऐसे ही अनेक प्रदेशों में काम प्रारंभ हो गया, अलग अलग नामों से हुआ। कुछ स्थानों पर जैसे राजस्थान में प्रारंभ हुआ तो आदर्श विद्या मंदिर के नाम से चलता है। पंजाब में शुरू हुआ तो सर्वहितकारी विद्या मंदिर के नाम से चलता है। इधर असम में जब प्रारंभ हुआ तो वहाँ के जो एक बड़े अच्छे क्रांतिकारी नेता थे जिनका बड़ा सम्मान था, वहाँ पर उसकी पूजा की जाती है एक प्रकार से। तो ऐसे शंकर देव इस नाम के बड़े समाज सुधारक हुए, इसलिए शंकर देव विद्या निकेतन के नाम से वहाँ पर विद्यालय प्रारंभ हो गया। इधर हरियाणा में जो विद्यालय चले तो जो इसे पहले विद्यालय का मैंने नाम बताया था, ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता विद्या मंदिर या विद्यालय इस नाम से यहाँ पर हरियाणा में चलने लगे। फिर ऐसे धीरे धीरे अनेक नामों से, जैसे ये तो बहुत बाद में गया होगा वहाँ पर, लेकिन आज जैसे अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश में भी वहाँ जो विद्यालय चलते हैं अलग अलग नामों से चलते हैं। एक तो वहाँ के लोग प्रकृति पूजक होते हैं, सूर्य और चंद्रमा को मानते हैं, इसीलिए वहाँ पर सूर्य को शायद दोनी बोलते हैं और चंद्रमा को पोलो बोलते हैं, इसलिए दोनी पोलो विद्या निकेतन, दोनी पोलो विद्या मंदिर, ऐसे दोनों नाम से वहाँ पर चलता है। आबोतानी विद्या मंदिर इस नाम से, निकेतन इस नाम से भी, ऐसे अनेक नाम से अलग अलग प्रदेश में और ये विद्यालय प्रारंभ हो गए। इसकी देखरेख के लिए समितियां भी बनना प्रारंभ हो गई। जिस जिस प्रदेश में विद्यालय चले वहाँ के लोगों ने अपने प्रांतीय समिति का भी निर्माण किया। जैसे उत्तर प्रदेश में सबसे पहले शिशु शिक्षा प्रबंध समिति उत्तर प्रदेश इस नाम से लखनऊ में पहला ये एक प्रकार से पंजीकृत हमारी जो समिति है पूरे देश भर में, तो शायद पहली समिति यही है, शिशु शिक्षा प्रबंध समिति उत्तर प्रदेश। फिर जैसे मैंने बताया कि पंजाब में है तो पंजाब में सर्वहितकारी शिक्षा समिति बनी। यहाँ दिल्ली में 2-3 समितियाँ हैं, हिंदू समर्थ समिति के नाम से भी है, समर्थ समिति और हिंदू शिक्षा समर्थ शिक्षा समिति इस नाम से है, और राजस्थान में भारतीय शिक्षा समिति के नाम से है। बाकी यहाँ पर हम सब लोग देखते हैं कि अधिकतर जो उत्तर प्रदेश में जो बाकी बाद में प्रांतीय समितियाँ बनी, भारतीय शिक्षा समिति, शिशु शिक्षा समिति, ऐसे अनेक नाम से अलग अलग प्रदेशों में, जैसे मध्य प्रदेश में सरस्वती शिक्षा परिषद है और उसी में ही अब मध्य भारत में है तो वहाँ अलग है, सरस्वती शिक्षा प्रतिष्ठान है। तो ऐसे अनेक नामों से प्रारंभ हुए। बाद में एक विचार हुआ कि अब हमको, चूँकि सभी प्रदेशों में काम प्रारंभ हो गए हैं, तो इसको एक अखिल भारतीय स्वरूप देना चाहिए। तब फिर 1977 में ये जो आज हम जिसको विद्या भारती कहते हैं उसका पंजीयन हुआ, विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान। इसका भी पंजीयन लखनऊ में हुआ, इसलिए पंजीकृत कार्यालय उसका लखनऊ है। और विद्या भारती के बैनर पर एक पहला कार्यक्रम देश का हुआ विद्या भारती का। अब वो जिसको शिशु संगम कहते हैं, अखिल भारतीय शिशु संगम दिल्ली, ये 1978 में हुआ, जिसमें 16,000 भैया बहन उस समय के
उस समय तक 8वीं से ज़्यादा शायद विद्यालय नहीं थे, अष्टम तक ही विद्यालय थे, और इसलिए कक्षा पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम के ऐसे विद्यार्थी मिला करके और शिशु संगम 16,000 और विद्यार्थियों का एक कार्यक्रम हुआ। उस कार्यक्रम में उस समय के जो महामहिम राष्ट्रपति थे नीलम संजीव रेड्डी, वो मुख्य अतिथि थे। परम पूजनीय सरसंघ चालक बाला साहब देवरस जी उस कार्यक्रम में थे। दिल्ली में कार्यक्रम रखने के कारण से, चूँकि आज जैसे न सोशल मीडिया न अनेक प्रकार के जो टीवी चैनल आज चलते हैं, वैसे कोई चैनल की व्यवस्था तो थी नहीं। जो कुछ भी था वो दूरदर्शन और आकाशवाणी और कुछ अखबार निकलते थे, इसलिए इनको मीडिया कवरेज मिले, इसलिए दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था। तो पूरे देश भर में एक संदेश गया। महामहिम राष्ट्रपति जी का जो गार्ड ऑफ ऑनर है, ये भी जो है हमारे जो शिशु, अपने आप सब लोग जो शिशु मंदिर वाले हैं, ऐसे तो विद्या मंदिर में भी करते हैं, जो सेनापति होता है, शिशु भारती के सेनापति, शिशु भारती के सेनापति जो है उनके अगवानी करने के लिए गए, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया राष्ट्रपति को। अब सोच लो राष्ट्रपति कितना बड़ा व्यक्ति और हमारा एक शिशु, लेकिन वो सेनापति था, उसने उनको अभिवादन किया। जो संचालन कर रहे थे, वो संचालन की जो टोली थी, जो संचालन करने वाले जो भैया बहन थे, वो सब उसी शिशु सभा के ही भैया बहन थे, छोटे छोटे, यही लोग सभा का संचालन कर रहे थे। तो सबको बड़ा आश्चर्य लग रहा था। एक अभी संदर्भ आया था, मैं पिछले बार, अभी तो वो कॉलेज में एक प्रोफेसर हैं, एक डॉक्टर वैद्य करके है, महिला प्रोफेसर है, वो शिशु सभा की शायद वो संचालन कर रही थी। तो उसको कुछ पत्रकारों ने पूछा, तुमको कुछ सिखाया हो गया इसलिए तुम उसको पढ़ पढ़ करके यहाँ पर और संचालन कर रही हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं अपने विद्यालय की महामंत्री हूँ, प्रधानमंत्री हूँ मैं अपने विद्यालय में, और हमारे यहाँ और प्रत्येक सप्ताह इस प्रकार के शिशु सभा का कार्यक्रम होता है, उसमें हम भाग लेते हैं। हमको यहाँ पर किसी ने इस प्रकार से नहीं सिखाया है, हम वहीं से ही हमारे स्वभाव में है। ये उस समय वो दबंगई से उन्होंने बोला था। आजकल तो वो कॉलेज में वो प्रोफेसर हैं वहाँ के, अब शायद रिटायरमेंट की ओर होंगी वो, 1977 के, और अभी आप कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसे इन सारे दृश्यों को देख करके सबको भी एक अच्छा लगा। और इसके बाद फिर शिक्षा के क्षेत्र में जब हमने ये संदेश दिया देश भर से, फिर 1980 में एक विद्वत परिषद की गोष्ठी आयोजित की कि हमारी आखिर दिशा क्या हो, शिक्षा की दिशा क्या हो। इसलिए 1980 में एक दिल्ली में ही विद्वत परिषद की गोष्ठी हो। उसी गोष्ठी में अनेक प्रकार के विषय आए कि शिक्षा के क्षेत्र में हमको क्या क्या करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में विचार आया, शिशु शिक्षा के बारे में भी शायद वहीं विचार आया। ऐसे अनेक सारे योजनाओं के बारे में विचार हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी कैसी हो, इसके बारे में भी उसका निर्धारण, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्धारण कैसे हो, ये इस प्रकार से वहाँ पर ये विचार आया। तो फिर उसमें फिर अनेक प्रकार की योजनाएं बनी। वो कौन कौन सी योजना बनी? तो पहला योजना तो ये प्रशिक्षण की बनी। जैसे आज हम प्रशिक्षण कर रहे हैं कि हमारे यहाँ हमारे आचार्यों को अपने केवल विषय की नहीं, अपनी योजना की भी जानकारी होना चाहिए, इसलिए उनके प्रशिक्षण हो। तो अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार के फिर प्रशिक्षण प्रारंभ हो गए। मैं जब उत्तर प्रदेश में आया था, यहाँ तो बहुत कम दिन का प्रशिक्षण होता था, लेकिन मैं मध्य प्रदेश से आया था, वहाँ पर 25 दिन का प्रशिक्षण होता था। जो सबसे पहला प्रशिक्षण जिसको कहते हैं सामान्य प्रशिक्षण वर्ग, यहाँ बताता था तो लोगों को आश्चर्य भी लगता था, 25 दिन कैसे रह सकते हैं। लेकिन उससे भी ज़्यादा आंध्र प्रदेश में 40-40 दिन के प्रशिक्षण होते थे, 40 दिन के प्रशिक्षण करते हैं। तो ऐसे नवीन आचार्यों के प्रशिक्षण, हम जिस शिक्षा क्षेत्र में जिसमें हमने देश के शिक्षा को परिवर्तन करने के लिए विचार किया है, उसके लिए यदि हमको तज्ञ बनाना है तो स्वाभाविक है हमको प्रशिक्षण। हम में से कई लोग को बड़ा गुरूर रहता है कि हम अपने विषय के तज्ञ रहते हैं। मैं तो गणित के हूँ, मैं फिजिक्स के हूँ, मैं कॉमर्स के हूँ, मैं अंग्रेजी की हूँ। आप उस विषय के बारे में जानते होंगे,
लेकिन एक विषय पढ़ाना ये शिक्षा का काम नहीं है। विद्या भारती का काम केवल एक विषय पढ़ाना नहीं है। विद्यालय चलाते हैं इसलिए विषय के शिक्षक चाहिए, उसमें भी कुशलता चाहिए, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। तो ये प्रशिक्षण के माध्यम से हम अपने सभी आचार्यों को तज्ञ कर सकें, इसलिए ये पहला विषय यही आया। फिर भारतीय शिक्षा शोध संस्थान ये एक लखनऊ में स्थापित किया कि हम शिक्षा क्षेत्र में जो कार्य कर रहे हैं उसमें शोध होना चाहिए। जैसे शोध पीएचडी वाले करते हैं, हम जो है उसको एक छोटे रूप में जो हमारे आने वाली कठिनाई या हम कुछ नई चीज़ों को हमको यदि जानना है वो कैसे हो सकता है, तो लखनऊ में उस समय के एक बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री डॉक्टर सीताराम जायसवाल जी थे, एक जाने माने शिक्षा शास्त्री थे। वो 1980 में ही और ये जो शोध संस्थान है उसका गठन किया, उनका निदेशक भी बनाया। फिर हमारे जो विषय हैं, हमारे प्रयोग हैं, वो हमारे आचार्यों तक जाना चाहिए, इसलिए विद्या भारती प्रदीपिका ये काम भी प्रारंभ किया। उस प्रदीपिका के माध्यम से हम अपने अनेक प्रकार के जो प्रयोग हैं, हमारे जो विषय हैं, उन विषयों को उसमें दे सकें। फिर बालकों के लिए भी कुछ हमको अच्छा साहित्य देना चाहिए, इसलिए देवपुत्र पत्रिका, ये जो बाल पत्रिका है इंदौर से प्रकाशित होता है, ये भी उसी योजना का एक स्वरूप है कि हम इस प्रकार से देवपुत्र पत्रिका प्रकाशित करेंगे। बच्चों तक अच्छी अच्छी कहानियाँ, प्रेरक प्रसंग ये जाना चाहिए, इसके लिए विचार किया। फिर कुरुक्षेत्र में एक संस्कृति शिक्षा संस्थान इस नाम से, और हम आप सब लोग जानते होंगे, जिसमें संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है और अनेक प्रकार के अपने महापुरुषों के जो चित्र हैं, अच्छे अच्छे चित्र होना चाहिए, अच्छे अच्छे साहित्य होना चाहिए, जीवनी उसमें से निकलना चाहिए, निबंध लिखाने के काम, अनेक सारे जो काम करते हैं ये संस्कृति शिक्षा संस्थान, ये भी एक उसी का ही एक योजना का ही प्रकार है। फिर उपेक्षित क्षेत्र ये शब्द प्रयोग किया था ऐसे उस समय कि जैसे हमारे विद्यालय तो जो प्रारंभ हुए स्वाभाविक रूप से नगरों में प्रारंभ हो गए, लेकिन नगरों में जो रहने वाला जो उपेक्षित वर्ग है, जिसको आज हम लोग सेवा बस्ती कहते हैं, तो ऐसे सेवा बस्ती में भी हमारा काम हो, इसके लिए भी उस क्षेत्र की शिक्षा के बारे में भी विचार हुआ। उसमें विचार करते समय ये ध्यान में आया कि उस क्षेत्र में हमको कोई विद्यालय प्रारंभ करना चाहिए, एकल विद्यालय, संस्कार केंद्र जिसको कहते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि उस क्षेत्र में हम कोई पूर्ण विद्यालय भी खड़ा कर सकते हैं। तीसरी बात ये है कि हम 3% विद्यार्थी उसी से क्षेत्र से, सेवा बस्ती से अपने विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा दें, 3%, ऐसा एक विचार उस समय आया था। फिर उसके बाद 1984 में ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा प्रारंभ हो, तो मध्य प्रदेश में सागर जिले में एक देवरी करके स्थान है, उस स्थान पर स्वयं माननीय भावराव जी देवरा, उस समय तो वो विद्या भारती के संरक्षक थे, एक बड़ी गोष्ठी आयोजित हुई और 1984 में ग्रामीण क्षेत्र की शिक्षा कैसी हो, गांव के विद्यार्थी ग्रामीण क्षेत्र के कामों से जुड़े रहें। जैसे आजकल एक शब्द प्रयोग होता है, आप सब लोग भी उससे एकदम सहमत होंगे कि कोई व्यक्ति यदि पढ़ लेता है तो वो खेती का काम नहीं कर सकता है। हाँ, वो उनको लगता है कि अब यदि मैंने इंटर कर लिया या बीए कर लिया तो उसके बाद मैं हल थोड़ी चलाऊंगा, अब उसको नौकरी ही चाहिए। ये जो स्वभाव है, ग्रामीण क्षेत्र का उद्देश्य ये था कि अपने गांव के विकास के लिए ये शिक्षा कैसे हो सकती है। इसलिए अनेक प्रकार के जो कृषि के उत्पाद को बढ़ाने के लिए जैविक खाद बनाना है या और अन्य ऐसे अनेक छोटे छोटे प्रकार, आचार्यों को भी प्रशिक्षण देना और विद्यालयों में प्रयोग करना, और इस विद्यालय में गांव के ही जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी माने जो पढ़ लिया है, उनको ही आचार्य बनाना, ताकि वो कम मानधन में भी अपने घर में रहेगा, अपने घर का खाएगा और विद्यालय के बाद अपने घर के खेती का भी काम कर सकता है। इस कल्पना को लेकर के ग्रामीण क्षेत्र की जो शिक्षा है ये शुभारंभ हुआ था तो 1984 में। बाद में एक झारखंड में एक स्थान है गुमला,
गुमला में भी 1986 में ये जो वनवासी क्षेत्र है, जनजाति क्षेत्र है, वहाँ की जो समस्या है, एक बहुत बड़ा वर्ग है हमारे देश के, जिसमें ये जो जनजाति समाज के लोग रहते हैं, उनके विकास के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए जनजाति क्षेत्र की शिक्षा भी प्रारंभ हुआ। और उसके बाद फिर एक पंच विषयी शिक्षा, ये भी हमारे इस योजना के बारे में, कि जिसको आज आधारभूत विषय कहते हैं, आज जिसको हम आधारभूत विषय कहते हैं, ऐसे ये जो पंच विषय शिक्षा, इस पर भी ये विचार हुआ। और उसके बाद फिर एक विषय आया जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में विचार किया। क्षेत्रीय भाषा का मतलब जो हम जैसे हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र हैं, तो इसमें कम से कम किसी न किसी एक राज्य के वहाँ की जो भाषा है उसको हमको अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। हम तमिल सिखा सकते हैं, हम कन्नड़ सिखा सकते हैं, गुजराती सिखा सकते हैं, मराठी, कुछ भी ऐसा एक भाषा सिखाना चाहिए। इस प्रकार का भी एक विचार उसमें आया। तो एक प्रकार से ये स्वरूप कैसा हो, इसके बारे में विचार करने के पहले हमने ये एक आदर्श एक बनाई, योजनाएं हमने बनाई कि इस प्रकार के हमारी शिक्षा चलेगी। बाद में एक चिंतन बैठक हुई। ये सब होने के बाद भी अनुभव और आगे हमको और क्या करना है, क्योंकि अखिल भारतीय जब स्वरूप आ गया तो फिर उसके बारे में भी विचार हुआ कि हम सबको बैठ करके एक सामूहिक योजना बनाना चाहिए। तो पहली जो चिंतन बैठक हुई, पहले चिंतन बैठक 1989 में आदर्श विद्या मंदिर लाल सागर जोधपुर, ये पहली चिंतन बैठक हुई। उसी चिंतन बैठक में ये सब आधारभूत विषय का विस्तार, इसका पाठ्यक्रम कैसा होगा, इसके बारे में विचार। ये स्वरूप है हमारा, जैसे आज जो वंदना का स्वरूप है, जैसे हम ये 3 चित्र लगाते हैं, सरस्वती, ओम, भारत माता, ऐसे ये हमारा लक्ष्य है। विद्या भारती के जो लक्ष्य है वो निर्धारण हुआ, क्योंकि हम समाज में ये कैसे बताएंगे कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम चाहते क्या है। किसी ने कहा कि भाई बाकी विद्यालय चला रहे हैं, तुम भी विद्यालय चला, क्यों विद्यालय चला रहे हो? तो बाकी विद्यालय चलाने वालों को तो लक्ष्य स्पष्ट है। कोई बड़े बड़े जो पब्लिक स्कूल चलाते हैं, स्वाभाविक है वो धन उपार्जन के लिए चलाते हैं। बड़े बड़े जो मिशन के स्कूल चलते हैं, चाहे वो कॉन्वेंट स्कूल चलते हों, तो ऐसे सारे जो स्कूल हैं उनका तो एकदम स्पष्ट है कि यहाँ के और उनको अपने मत में कैसे परिवर्तन कर सकते हैं, वो देशभक्त न बने, इसके लिए वो प्रयत्न करते हैं। उसकी मानसिकता, इसलिए जो भी मिशन स्कूल से पढ़े हुए, हमारे भी लोग पढ़ाते होंगे, लेकिन वो जो पढ़ाते हैं उसके जो निकलने वाले बच्चे हैं, ये सब अपने धर्म, संस्कृति, भारतीयता, इससे वो दूर ही रहते हैं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि इनके अंदर राष्ट्रीयता जागृत ना हो। इसीलिए ये कॉन्वेंट स्कूल चलते हैं, मिशन, ईसाई मिशनरी के सारे स्कूल चलते इसीलिए है। बल्कि वो तो धर्म परिवर्तन कराने के लिए भी प्रयत्न करते हैं, उनके सारे स्पष्ट हैं। विद्या भारती का क्या है? तो विद्या भारती ने इसीलिए अपने लक्ष्य में वो सारे, आप लोग लक्ष्य को अपने अपने विद्यालय में पढ़े होंगे, पढ़ते होंगे। अभी तो बाद में उसमें थोड़ा सा कुछ परिवर्तन किया है, ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल 1-2 शब्दों का परिवर्तन हुआ है। क्योंकि हमारे लक्ष्य पर यहाँ पर अलग से विषय आने वाला है, इसलिए मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊँगा। तो एक प्रकार से ये लक्ष्य भी प्रारंभ हो गया। तो ये हमारा जो पहला चिंतन बैठक थी। ऐसे तो चिंतन बैठक अब लगातार ऐसे बाद में और बैठकें होती गई। दूसरी जो चिंतन बैठक हुई, जब मैं चिंतन विषय पर आ रहा हूँ तो मैं चारों चिंतन बैठक की बात बता देता हूँ। 2005 में केरल में एक पाल घाट करके स्थान है, ऐसे पाल घाट हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उसका नाम तो ऐसे पलक्कड़ ही है। तो वहाँ पर चिंतन बैठक हुई। उस समय फिर ये विचार आया उस चिंतन बैठक में कि हमारे जो कार्य का विस्तार और विकास, इसके बारे में विचार करना चाहिए। तो विस्तार किन किन क्षेत्रों में करना चाहिए,
उसका प्रकार क्या होगा। नगरीय क्षेत्र है तो अलग प्रकार के विचार करना पड़ेगा, ग्रामीण क्षेत्र है तो अलग प्रकार के। लेकिन जो संवेदनशील क्षेत्र है, इन संवेदनशील क्षेत्रों में हम क्या कर सकते हैं, उसके विस्तार की भी संकल्पना और उसके आधार पर काम प्रारंभ हुआ। समुद्री तटीय क्षेत्र है, कोस्टल एरिया जिसको कहते हैं, यहाँ पर भी ये संवेदनशील क्षेत्र होता है। अनेक देशों के घुसपैठ वहाँ से होते हैं। हमारे जो सीमा क्षेत्र हैं, चाहे वो पाकिस्तान का हो चाहे चाइना का हो, ये सारे ऐसे संवेदनशील क्षेत्र होते हैं। वहाँ हम क्या कर सकते हैं, वहाँ हम विद्यालय तो नहीं चला सकते, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ प्रकल्प चला सकते हैं, एकल विद्यालय चला सकते हैं। तो एक प्रकार से उसके बारे में भी ऐसे विचार और विकास कि हमारे जो विद्यालय है उसमें किस प्रकार से उसका विकास हो। तो विकास के बारे में वहाँ पर भी अलग अलग क्षेत्रों में विकास की संकल्पना अलग अलग लेकर के, तो विस्तार विकास पर विशेष रूप से चर्चा हुई। फिर 2011 में कुरुक्षेत्र में बैठक हुई, फिर से चिंतन बैठक, तीसरी चिंतन बैठक। उस चिंतन बैठक में ये विषय आया कि जैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये हमको मालूम है कि यहाँ 7.5 लाख गांव हैं, तो 7.5 लाख गांव में हमारे विद्यालय नहीं हो सकते, हम सब जगह नहीं पहुँच सकते, सबको शिक्षा हम नहीं दे सकते। और इसलिए विद्या भारती को एक विचार ये करना चाहिए कि शिक्षा क्षेत्र में काम करने वाले जो अन्य संस्थान हैं, इन अन्य शैक्षिक संस्थानों से संपर्क करना। हमारे कुछ कार्यक्रम वहाँ हो सकते हैं, जैसे हम शिक्षकों के बीच में बैठक कर सकते हैं, कुछ सम्मेलन कर सकते हैं, हम अपना विषय वहाँ बता सकते हैं। जैसे संस्कृति ज्ञान परीक्षा होती है तो संस्कृति ज्ञान परीक्षा उनके विद्यालय में भी हो सकता है। ऐसे कुछ विषयों को लेकर के हम बाकी विद्यालयों को भी सम्मिलित करते हुए और विद्या भारती एक प्रकार के शैक्षिक नेतृत्व की दिशा में काम करें, मॉडल तैयार करें और प्रेरित करें कि बाकी विद्यालय भी इस प्रकार से काम कर सकें। तो इस दिशा में काम प्रारंभ हुआ। और अभी जो चौथी जो चिंतन बैठक हुई है, जिसकी चर्चा आप लोगों तक भी पहुंची होगी, ये 24 दिसंबर से 28 दिसंबर 2023 को सरस्वती शिशु मंदिर बिलासपुर छत्तीसगढ़ में ये बैठक हुई। इसके बाद ये पहली ऐसी बैठक है, चिंतन बैठक, जो अलग प्रकार की रही। अलग प्रकार का मतलब बिलासपुर में बैठक होने के पहले 1 साल पहले से ही हमारे कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने विषय सूची तैयार करके कुछ शिक्षा शास्त्रियों से मिले, कुछ हमारे संघ के पूज्य सरसंघ चालक, सरकारवा, सह सरकारवा, हमारे जो ऐसे सारे लोगों से मिले। और उसके बाद फिर उन्होंने बिंदु निकाल करके और ये क्षेत्र को भेजा कि क्षेत्र में पहले इस बैठकों के बारे में, इन बिंदुओं के बारे में आप लोग विचार करिए, आपको क्या लगता है। तो नीचे से ऊपर जाना चाहिए, इस प्रकार के एक विचार आया। फिर हमारे क्षेत्र स्तर पर होने के बाद में फिर अखिल भारतीय स्तर पर दिसंबर में वो बैठक हुई। उसके बाद जो बिंदु निकल करके आए, उसके बाद फिर अखिल भारतीय स्तर पर क्रियान्वयन बैठक हुई। पहले चिंतन बैठक हुई, चिंतन में से जो बिंदु आए थे उस बिंदु के क्रियान्वयन के लिए फिर से बैठक हुई कि इसका क्रियान्वयन कैसे होगा। तो केंद्र स्तर पर हुआ, फिर बाद में क्षेत्र स्तर पर हुआ, बाद में प्रांत स्तर पर हुआ, धीरे धीरे वो नीचे विद्यालय स्तर पर जा रहा है। उसकी पुस्तिका भी आ रही है जो प्रत्येक विद्यालय में एक रहेगी, ताकि हम उसके आधार पर कुछ कर सकें। तो ऐसे ये क्रमिक विकास जिसको हम कह सकते हैं चिंतन बैठक, ये चौथी चिंतन बैठक हुई। फिर गुणवत्ता विकास के दृष्टि से कुछ बातों पर और विचार किया कि हम जो विद्यालय चलाएंगे तो कौन कौन सी और बात है जिसको ध्यान में रखना चाहिए, कौन कौन सी और विशेषता है जो हम समाज में कुछ उसको अलग बता सकते हैं। तो जैसे बालिका शिक्षा के बारे में विचार हुआ। बालिका शिक्षा बालिकाओं के दृष्टि से यद्यपि कोई भी जो पाठ्यक्रम है, चाहे वो सीबीएसई का हो या स्टेट बोर्ड को हो, बालक और बालिकाओं के लिए कोई अलग पाठ्यक्रम नहीं है। फिजिक्स है तो वो चाहे बालक पढ़े चाहे बालिका पढ़े, मैथमेटिक्स है चाहे बालक पढ़े चाहे बालिका पढ़े, सारे सब्जेक्ट वो सब के लिए समान है। तो कुछ बातें ऐसी हैं जो बालिकाओं के विकास के लिए उनको ईश्वर ने जो गुण दिए हुए हैं,
ऐसे गुणों के विकास के लिए उनको अलग से उनके लिए एक पाठ्यक्रम बना करके उनका प्रशिक्षण हो, उनको वो शिक्षा दी जाए। ऐसे एक बालिका शिक्षा का काम प्रारंभ। ऐसे ही दूसरा जो है वो शिशु वाटिका है। शिशु वाटिका की संकल्पना, ऐसे शिशु शिक्षा की जो हमारे देश की जो संकल्पना है वो स्कूली शिक्षा नहीं है। शिशु शिक्षा माने घर की शिक्षा है, स्कूल की शिक्षा नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया है लाल येति पंच वर्षानी, 5 वर्ष तक उसका लालन पालन ये घर में होना चाहिए, ये कहा गया है। उनको विद्यालय भेजना ये अन्याय है वास्तव में। और फिर 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के उनको, ये जो 5 वर्ष तक के हैं उनको संस्कार के माध्यम से उनको शिक्षा मिलती है। संस्कार क्या होता है? घर में जो व्यवहार होता है, बड़े लोग जैसे व्यवहार करते हैं उसी से सीखते हैं। और ये जो 6 वर्ष से 15 वर्ष तक के जो बालक हैं, बालिका हैं, ये उनका बुद्धि का विकास होता है। उनका जो बुद्धि का जितना विकास होना है ये 15 वर्ष तक हो जाता है। और फिर 16 वर्ष से जो होता है वो अनुभव जनित शिक्षा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग आजकल जो कहा जाता है। ये अनुभव के आधार पर होता है, देख करके, सुन करके, समझ करके वो स्वयं निर्णय लेता है। तो 16 से लेकर के वो अंतिम समय तक वो अनुभव जनित शिक्षा उनकी होती है। तो शिशु शिक्षा की व्यवस्था हमारे यहाँ घर की शिक्षा थी, लेकिन कुछ देशों में ये प्रारंभ हो गया। जैसे मैडम डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने अपने देश में एक शिक्षा प्रारंभ की जिसको मॉन्टेसरी शिक्षा कहते हैं। फ्रोबेल ने जर्मनी में प्रारंभ की जिसको किंडरगार्टन कहते हैं। अब ये उस देश की एक विशेष परिस्थिति के कारण से वो प्रारंभ हुआ था। वहाँ की परिस्थिति, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में अनेक लोग मारे गए, बच्चे जो है बेघर हो गए, अनाथ हो गए, इनका क्या करना, तो इसको शिक्षा देना चाहिए। उसके लिए वो प्रारंभ हुए वहाँ पर। अलग अलग देशों में और अलग कई कारणों से प्रारंभ हुए, मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा, शायद शिशु शिक्षा वाले इस विषय को रखेंगे। तो भारतीय जीवन मूल्य के आधार पर, भारतीय जीवन की जो दिशा है उसके आधार पर शिशुओं का विकास हो। क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि हम 6 साल के बाद ही हमारे यहाँ बच्चे को हम लेंगे, तब तक आपके आज जिस प्रकार के जो 100 साल से चूँकि ये प्रारंभ हो गया शिशु शिक्षा के क्षेत्र में, और लेडी मॉन्टेसरी से लेकर के और ये जो भी किंडरगार्टन जो चलता है ये 100 साल हो गए, 100 साल से चल रहे हैं। और इसलिए सबकी एक धारणा हो गई कि हमको बच्चों को स्कूल भेजना ही है, और भेजना है तो फिर आप नहीं लेंगे तो वो वहीं जाएंगे स्वाभाविक रूप से। इसके कारण से फिर विद्या भारती को भी ये विचार करना पड़ा कि हमको भी शिशु शिक्षा क्षेत्र में काम करना चाहिए, लेकिन उनको पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो बुद्धि का काम है वो 6 वर्ष के बाद ही प्रारंभ होता है, इसलिए उसके पहले जो देख करके सिखाना, इसलिए क्रिया आधारित ये शब्द प्रयोग किया गया, गतिविधि आधारित शिक्षा होना चाहिए। तो क्रियाकलाप के आधार पर उनको सिखाना, पंच तत्व का ज्ञान कराना, ये शिशु शिक्षा की मूल भारतीय धारणा के आधार पर काम प्रारंभ हुआ है। तो एक शिशु वाटिका, ये भी एक हमारे यहाँ की एक काम जो है प्रारंभ किया गया। बहुत बाद में अभी धीरे धीरे फिर से विकास हुआ। अभी जैसे प्रभात जी का परिचय करा रहे थे, विद्या भारती मानक परिषद, चूँकि पुणे की एक संस्था थी शांतिलाल मुत्था फाउंडेशन, उन्होंने एक डिजाइन किया था कि जिसके कारण से विद्यालय का वो असेसमेंट कर सके। विद्या भारती के भी इतने सारे विद्यालय चलते हैं, उनने संपर्क किया, हमारे लोगों ने भी जा कर के उसमें उसका अनुभव लिया। फिर बाद में उनके सॉफ्टवेयर ले करके और हम कुछ उसमें जोड़ करके एक अलग से ही अपने विद्यालय की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए और विद्या भारती मानक परिषद ऐसा एक हमने बनाया। उसके माध्यम से अपने विद्यालयों का असेसमेंट होता है। एक ई पाठशाला भी प्रारंभ हुआ, क्योंकि आज के युग में ये आवश्यक है। अनेक प्रकार के सरकार के भी जैसे अनेक वो पोर्टल चलते हैं, ऐसे ही विद्या भारती का एक ई पाठशाला भी है। और
ये सब करते हुए बाद में विद्यालय का हमारा स्वरूप कैसा हो, इसके बारे में भी विचार हुआ। तो आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक पंचमुखी शिक्षा, पुराने लोग हैं वो सुनते होंगे, पंचमुखी शिक्षा ऐसा शब्द प्रयोग होता था। तो इसमें क्या है कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, आध्यात्मिक एवं व्यावसायिक क्षमता का विकास, ये एक प्रकार से ये पंचमुखी शिक्षा, ये स्वरूप तैयार किया गया विद्या भारती में कि इस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए। फिर एक पंचपदी शिक्षा पद्धति का नाम सुना होगा, माननीय लज्जाराम तोमर जी थे, उन्होंने एक अभिनव पंचपदी इस नाम से उन्होंने एक प्रयोग किया। जैसे हर्बर्ट के जो 5 स्टेप है बीएड में जो आप लोगों ने पढ़े होंगे, वैसे ही ये इसको शोध करके उन्होंने और एक नया स्वरूप दिया, पंचपदी शिक्षण पद्धति, जिसमें हम सब लोग जानते हैं कि अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार, इस नाम से। तो ये एक स्वरूप हमारे सभी विद्यालय में हो। अभी तो बल्कि NAP 2020 के बाद जो NCF बना है उसमें भी चूँकि ये पंचपदी आ गया है, अब वो सब लोगों को सीखना है उसमें। यहाँ पर भी शायद आपके दक्षता वर्ग में उसका थोड़ा बहुत अभ्यास उसका कराया जाएगा। फिर हमारे इस स्वरूप में एक विषय और आया, अभिभावक संपर्क एवं अभिभावक गोष्ठी। अभिभावक हमारे ग्राहक नहीं है, अभिभावक हमारा परिवार है। एक विद्यालय परिवार जब शब्द प्रयोग करते हैं तो अभिभावक की भी भूमिका हमारे विद्यालय के विकास में और बच्चे के विकास में, क्योंकि बच्चा तो केंद्र में है ही, अभिभावक भी चाहता है इनका विकास हो, शिक्षक भी चाहता है, लेकिन दोनों की दिशा कैसे होगी, इसलिए उनके साथ मिलना जरूरी है, उनके साथ गोष्ठी आयोजित करना है। ये PTM नहीं है, ये ध्यान में रखना चाहिए। अभिभावक संपर्क शुद्ध रूप से हम अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने विचारों के भी विकास के लिए, अपने जो अधिष्ठान है, अपने जो विचार हैं, उस विचार को भी स्थापित करना है, दोनों दृष्टि से। इसलिए विद्या भारती योजना में अभिभावक संपर्क, अभिभावक गोष्ठी ये हुआ। फिर एक विचार किया कि पाठ्यक्रम क्रिया आधारित हो और समाजोपयोगी हो, और इसलिए क्रिया आधारित ये हम शिशु वाटिका से प्रारंभ करके ऊपर तक ये क्रिया आधारित हो, यही प्रयोग करते हैं। दूसरा, इसके लिए क्रियाकलाप भी कराते हैं। समाज उपयोगी इसीलिए, मैं जैसे कई बार विज्ञान मेले में जाता हूँ, कई बार बच्चे सब बताते हैं हमने ये बनाया, इसके कारण से बिजली की खपत कम होगी, इसके कारण से पानी कम होगा। मैंने कहा अपने घर में प्रयोग किए हो? तो केवल अंक प्राप्त करना है, इसके लिए हम बना रहे मॉडल कि ये समाज के लिए उपयोगी हो सकता है। कोई भी जो प्रयोग होता है वो प्रयोग समाज के लिए कैसे हो, तो विज्ञान मेला का उद्देश्य भी यही है वास्तव में। तो एक प्रकार से हमारा जो पाठ्यक्रम है वो भी समाजोपयोगी हो। फिर विद्यालय सामाजिक चेतना का केंद्र बने। ये हमारे विद्यालय के स्वरूप में एक विषय ये भी आया कि हमारा जो विद्यालय है आइसोलेटेड ना हो, ये कोई मतलब नहीं है। हमारा काम केवल और 7 से 12 या 12:30 या 1 बजे तक विद्यालय चलेगा। इसके बाद आचार्यों को कोई मतलब नहीं है समाज से, और विद्यालय को कोई मतलब नहीं है समाज से। ऐसा नहीं है, ये सामाजिक चेतना का केंद्र होना चाहिए। कई प्रकार की गतिविधियाँ हो सकती है तो होना चाहिए। हमारा प्रभाव ऐसा होना चाहिए कि समाज परिवर्तन में हमारी भूमिका हो। इसलिए विभिन्न प्रकार के हम क्रियाकलाप कराते हैं। हम जो संस्कार केंद्र भी चलाते हैं उसी के लिए जाते हैं, समाज के लोगों को बुलाते हैं। आप कभी कभी कोई कार्यक्रम भी करते हैं सामाजिक समरसता के, वो इसी के लिए। हमारे विद्यालय के कारण से उस आसपास के क्षेत्र में सामाजिक परिवर्तन हुआ है। वहाँ छुआछूत समाप्त हो गई, कुछ दूरियां कम हो गई, सभी लोग मंदिर में जा सकते हैं। ऐसी स्थिति है क्या? नहीं तो अखबार में तो आज भी आता है, एक फलाना जो है वो चूँकि दलित समाज का था, वो घोड़ी में बैठ रहा था विवाह में, तो वहाँ के दबंगों ने आकर के उसको उतार दिया। ऐसे समाचार आज भी सुनते हैं आप लोग। ऐसा क्यों होता है? ये स्थिति नहीं होना चाहिए। जब सब लोग समान हैं तो ये हमारे विद्यालय के कारण से उस समाज में, चाहे वो उच्च वर्ग, तथाकथित उच्च वर्ग हो, चाहे वो तथाकथित दलित हो, ये सभी को
समानता, समरसता स्थापित करने में हमारे विद्यालय सहायक हो। ये इस प्रकार से हमारे विद्यालय का स्वरूप है। और सामाजिक चुनौतियों को स्वीकार करना और उनका समाधान निकालना, ये भी हमारे विद्यालयों को विचार करना चाहिए कि भाई हमारा ये जो विद्यालय है ये पब्लिक स्कूल तो है नहीं पैसा कमाने के लिए। हम आसपास के यहाँ की समस्या के बारे में भी विचार करते हैं क्या? हमको ये भी विचार करना है, समस्या के बारे में विचार करना है, उसका समाधान भी निकालना है। केवल समस्या का गाना नहीं गाना है, अरे साहब वहाँ तो ये है, वहाँ तो ईसाई में हो रहा है, वो तो लोग आते हैं ऐसा करते हैं, वो तो पुस्तक बांट जाते हैं, पैसा बांट जाते हैं, वो फ्री में चिकित्सा करते हैं। आप भी करो ना, आप भी पुस्तक बांटो, आप भी लोगों के बीच में जाओ। तो समाधान निकालना हम क्या कर सकते हैं। जैसे अभी कहा था ना कि उनके बच्चे की शिक्षा की कमी है, उसकी व्यवस्था हम कर सकते हैं। उनकी चिकित्सा के लिए भी कुछ हम अपने, आज बहुत सारे काम चलते हैं, उस सेवा भारती के काम चलते हैं, उनके माध्यम से उनके यहाँ हम निःशुल्क कोई शिक्षा के स्वास्थ्य के केंद्र लगा सकते हैं, चिकित्सा करा सकते हैं। ऐसे अनेक सारी बातें हैं, समाधान निकालना कुल मिला के। तो एक प्रकार से ये जो हमारे जो विद्यालय का स्वरूप क्या हो इसके बारे में विचार किया। फिर अपने कुछ कार्यक्रम भी प्रारंभ किए। जैसे 88-89 में ही परम पूजनीय डॉक्टर हेडगेवार जी का जन्म शताब्दी वर्ष था, तो पहले बार ये विचार हुआ जब हमारा संगठन अखिल भारतीय, तो अखिल भारतीय स्तर पर खेलकूद भी होना चाहिए। तो खेलकूद भी प्रारंभ हो गए। सबसे पहले ग्वालियर में खेलकूद प्रारंभ हुए और उसके बाद धीरे धीरे प्रतिभागिता बढ़ती गई, सहभागिता बढ़ती गई, परिणाम भी अच्छे आने लगे। समाज के लोग भी संपर्क में, हमारे पास कोई निर्णायक नहीं होते थे, बाहर के लोगों को बुलाते थे। धीरे धीरे हमारे ही जो खेल शिक्षक निर्माण हो गए, हमारे ही प्रशिक्षक, हमारे ही खेल अधिकारी हो गए। फिर बाद में 2007 में जो अपने देश में SGFI है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, उस SGFI में हम सम्मिलित हो गए और उसके बाद फिर हमको वहाँ भी मान्यता मिल गई। 2012 में स्थायी मान्यता मिल गई। फिर हमको भी खेल कूद करने का अवसर मिला, अच्छे मेडल हुए हमारे बच्चे और SGFI में भी मेडल लाने लगे और खेलो इंडिया खेलों में भी सिलेक्शन होने लगा। वर्ल्ड यूथ गेम में भी हमारे बच्चे जाने लगे। ये इस प्रकार की ये अपने खेल कूद के माध्यम से भी अपने बच्चों का भी विकास काफ़ी हुआ। फिर हमारे विज्ञान और संस्कृति इसके संबंध में भी जानकारी होना चाहिए, इसलिए सबसे पहले तो बौद्धिक प्रतियोगिता इसी रूप में शुरू हुई, लेकिन बाद में धीरे 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 उसमें विज्ञान जुड़ गया, वैदिक गणित जुड़ गया। आजकल तीनों के अलग अलग होते हैं। एक संस्कृति महोत्सव होता है जिसमें संस्कृति ज्ञान के जो प्रश्न मंच होते हैं उसके पत्रवाचन होते हैं। ऐसे ही वैदिक गणित के भी प्रदर्श होते हैं, वैदिक गणित के प्रश्न मंच होते हैं, उसके साथ कुछ प्रयोग होते हैं। ऐसे ही विज्ञान मेला होता है तो विज्ञान मेला भी, और उसमें भी प्रदर्श होते हैं, प्रश्न मंच होते हैं, उसमें भी प्रयोग होते हैं, पत्रवाचन होते हैं। ऐसे एक पूरे देश भर में अलग अलग ये गतिविधियां भी प्रारंभ हो गई। आजकल एक टेकाथॉन के नाम से जो हमारे जो ATL चलते हैं, अब ATL हमारे ही पूरे देश भर की विद्या भारती में अनेक सारे जो विद्यालय हैं, मुझे लगता है 50-60 तो हमारे ही क्षेत्र में भी जहाँ पर है ATL चल रहे हैं। इन सब के भी एक अखिल भारतीय स्तर पर भी इनकी भी एक प्रतियोगिता एक ऑनलाइन प्रारंभ हुई है गत वर्ष से। तो एक प्रकार से ये भी एक प्रारंभ हो गया। तो खेलकूद समारोह, विज्ञान मेला, गणित मेला, संस्कृति महोत्सव और ये टेकोटोन के नाम से ये ATL का भी ये काम प्रारंभ हो गया। ऐसे एक प्रकार से ये क्रमिक विकास विद्या भारती का एक लंबे समय से चल रहा है और अनेक सारे विषय भी, उस विषय के बारे में तो विस्तार से अभी अगले सत्र से आपको प्रारंभ होने वाले हैं। जैसे 5 आधारभूत विषय हैं: शारीरिक, योग, संगीत, संस्कृत, नैतिक, आध्यात्मिक शिक्षा। ऐसे 4 आयाम के बारे में चर्चा होती है कि विद्वत परिषद है, शोध है, पूर्व छात्र है और संस्कृति बोध परियोजना। तो ऐसे ये 5 ये 4 ये ऐसे और शेष मिला करके 28 ऐसे विषय हैं
केंद्रीय विषय, जिसकी चर्चा सभी की तो संभव नहीं है, लेकिन इन सारे विषयों पर भी हम और काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कुछ बच्चों के विकास के लिए विद्यालय केंद्रित है और कुछ समाज केंद्रित है। इसलिए विद्या भारती का काम केवल बच्चों के सर्वांगीण विकास की नहीं, तो समग्र विकास की बात करते हैं। सर्वांगीण और समग्र में क्या अंतर है? सर्वांगीण विकास माने व्यक्ति का विकास होता है, व्यक्तिगत विकास। मेरा जो अंग है, शरीर है, मन है, प्राण है, ये हो गया ना, जिसको अभी मैंने कहा शारीरिक या पंचकोशी विकास जिसको कहते हैं, ये तो हो गया सर्वांगीण विकास। लेकिन जब हम कहते हैं समग्र विकास, तो समग्र विकास में व्यक्ति के साथ साथ समाज का भी, व्यक्ति के साथ उस देश का भी, व्यक्ति के साथ पूरे और विश्व का भी, और ब्रह्मांड का, जिसको व्यक्ति से समष्टिगत विकास कहते हैं, इसको हम समग्र विकास कहते हैं। इसलिए इस दिशा में काम हो, इसके लिए अनेक सारे विषय, मैंने बताया 28 विषय हैं। जैसे पूर्व छात्र परिषद है, पूर्व छात्र एक बहुत बड़ी संख्या है। पूर्व छात्रों की जो इतनी संख्या है कि अभी एक पोर्टल बनाया, अभी तक तो पोर्टल नहीं था। तो पोर्टल में इस समय, और विश्व का सबसे बड़ा एलुमनाई पोर्टल हम कह सकते हैं कि 10,40,000 इसमें पूर्व छात्र पंजीकृत हो चुके हैं अभी तक। बहुत लोग नहीं, अभी जानते ही नहीं हैं, तो लेकिन इतने पंजीकृत हो चुके हैं। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के काम भी कर रहे हैं, बड़ी उपलब्धि उनकी हो रही है। तो ऐसे अनेक प्रकार के, कोई आजकल आप लोग फेसबुक में भी देखते होंगे कि इतने IAS हो गए, कोई PCS हो गए हैं, कहीं इस क्षेत्र में है, उस क्षेत्र में, कोई नासा में है, कोई इसरो में है। ऐसे अनेक सारी जो उपलब्धियाँ हैं पूर्व छात्रों की, तो ये हमारे विद्या भारती की है एक प्रकार के विकास के साथ साथ। अब एक विद्यालय जो 1952 में प्रारंभ हुआ था शिशु मंदिर के नाम से, आज 12,118 विद्यालय हमारे औपचारिक विद्यालय चलते हैं पूरे देश भर में। ऐसे ही हमारे जो एकल विद्यालय संस्कार केंद्र है, ये 9,396 चलते हैं। कुल मिला के 21,514 हमारे केंद्र चलते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक मिला करके। ऐसे ही हमारे जो आचार्यों की संख्या है वो 1,44,425 आचार्यों की संख्या है औपचारिक विद्यालय में, और अनौपचारिक विद्यालय में 9,415 है। ऐसे कुल मिलाकर 1,53,840 ऐसे हमारे आचार्यों की संख्या है। और विद्यार्थियों की संख्या भी अभी लगभग 33 लाख तो हमारे औपचारिक विद्यालयों में संख्या है, और 2,34,000 ये हमारे अनौपचारिक जो एकल विद्यालय कहते हैं, ऐसी संख्या है। तो ऐसे कुल मिलाकर के हमारे आज पूरे देश भर में ये जो हमारी जो भौगोलिक इकाई है, इसको भी 11 क्षेत्रों में बांटा है। जैसे अभी मेरा परिचय कराते समय बता रहे थे कि पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। ऐसे पूरे देश में 11 क्षेत्र हैं। 11 क्षेत्र में हमने काम को वितरित किया हुआ है, और 11 क्षेत्र में जैसे आपके यहाँ समितियाँ हैं, शिशु शिक्षा, भारतीय शिक्षा, जन शिक्षा समिति, ये सब विद्या भारती से संबद्ध है। तो विद्या भारती कोई सीधे विद्यालय नहीं चलाती है। विद्यालय चलाने का काम या तो प्रांतीय समिति करती है, या प्रांत समिति के द्वारा भी कई स्थानों पर स्थानीय समितियां काम करती है। तो विद्या भारती से जो संबद्ध समितियां हैं, ये जो 11 क्षेत्र है और 66 समितियां हैं, 66, ये जो विद्या भारती से संबद्ध है। तो विद्या भारती के मार्गदर्शन में ये जो 66 समितियां हैं, अपने अपने प्रांतों में और विद्यालय संचालन का, प्रबंधन का या मार्गदर्शन का काम करती है। इस प्रकार की ये विद्या भारती की, और 1952 से लेकर के अभी तक की कुछ बातें मैंने आपके सामने रखी है, तो आप सब लोग स्मरण रखेंगे, इतना ही आप सबसे निवेदन है। वर्ग का उद्देश्य तथा विद्या भारती की विकास यात्रा द्वारा विद्यालय को समाज से जोड़ने की संपूर्ण ज्ञान की जानकारी हम सभी को प्राप्त हुई है। इस ज्ञान को हम अपने जीवन में उपयोग करेंगे, ऐसी सभी से उम्मीद है।